The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. झंझट से मुक्ति, खाता बुक से दोस्ती। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। हैं सुप्रीम कोर्ट का। देश में कोरोना मैनेजमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान के तहत सुनवाई कर रहा है। आगे बढ़ने के पहले आपको एक छोटा सा रिकैप दे दूं। 27 अप्रैल को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से देश में ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाइयों की उपलब्धता और वैक्सीन के दामों को लेकर प्रश्न पूछे थे और कहा था कि केंद्र सरकार अपना हलफनामा दायर करे। अब आज हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि केंद्र सरकार देश में हो रहे वैक्सीन प्रोडक्शन का 50% खरीदने के बजाय पूरा 100% क्यों नहीं खरीद रही। केंद्र सरकार कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी सवाल किया कि वैक्सीन की खरीदारी में एक राज्य को दूसरे राज्य के बजाय वरीयता दी जाएगी क्या। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल भी रखा कि केंद्र सरकार पेटेंट्स एक्ट के सेक्शन 92 का उपयोग करके अनिवार्य रूप से लाइसेंस क्यों नहीं जारी कर दे रही, ताकि राजस्व का मसला सलटने के पहले ही दवाओं का उत्पादन शुरू किया जा सके। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा कि क्यों ना सुप्रीम कोर्ट इस सेक्शन का उपयोग करने के लिए आदेश पारित कर दे, जिससे जेनेरिक ड्रग निर्माता भी बिना कानूनी कार्रवाई के डर के कोविड में इस्तेमाल आने वाली दवाओं का उत्पादन शुरू कर सके। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से सवाल पूछे। क्या सवाल थे? पहला, क्या टेस्टिंग लैब को ये दिशा निर्देश दिए गए कि वो कोरोना वायरस के म्यूटेंट स्ट्रेन का पता लगाएं? दूसरा, मेडिकल सेंटर बिना पॉजिटिव रिपोर्ट के मरीजों को लौटा दे रहे हैं, उनसे पैसा भी वसूला जा रहा है, इसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा। तीसरा, गुजरात के प्राइवेट अस्पताल उन मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे जो 108 सेवा की एम्बुलेंस द्वारा नहीं आते, इसको लेकर क्या नियम है। चौथा, कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों द्वारा बहुत ज़्यादा पैसे लिए जा रहे हैं, इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, क्या इसे राज्यों के भरोसे छोड़ दिया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वो कमेंट पास किया जिसकी चर्चा आज देश भर में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत या मांग रखता है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत सूचना है। हम किसी सूचना पर घेराबंदी नहीं चाहते। अगर ऐसी शिकायतों पर कोई कार्रवाई होती है तो हम उसे अवमानना मानेंगे। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा यदि कोई राज्य सरकार, कोई सत्ताधीश, कोई पुलिस किसी की मदद के ट्वीट को एक आपराधिक कार्रवाई मानकर अगर उस पर कार्रवाई करता है। ये संदेश सभी राज्यों और राज्यों के डीजीपी तक पहुंचना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। केंद्र सरकार की ओर से मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बात का समर्थन किया। इसके बाद कोर्ट में वैक्सीन के दाम का मुद्दा उठा। बेंच के सदस्य जस्टिस रविंद्र भट्ट ने कहा कि वैक्सीन निर्माता राज्यों को 300 और 400 रुपये प्रति डोज के दाम से वैक्सीन बेच रहे हैं, केंद्र को 150 के हिसाब से। ऐसा क्यों है? जस्टिस भट्ट के मुताबिक एक राष्ट्र के तौर पर हमें ये दाम चुकाने की ज़रूरत ही क्यों है? दाम का अंतर 30 से 40 हज़ार करोड़ के बीच का है। दाम में अंतर का तो कोई मतलब ही नहीं। हम कोई आदेश नहीं पारित कर रहे, लेकिन केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार से यह भी कहा कि इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जो स्वास्थ्य कर्मी ज़्यादा काम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा पैसे मिलें। इस समय बेंच के अन्य सदस्य जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने फिर से राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम अपनाने और वैक्सीन का मूल्य तय करने का अधिकार केंद्र सरकार को देने का अनुरोध किया। बात ऑक्सीजन की किल्लत से शुरू हुई थी और इस पर भी पक्ष आए। तुषार मेहता ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश इस समय भारत जितनी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं झेल रहा। जहां से मिल सके केंद्र सरकार वहां से ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रही है। ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी राज्यों की है। दिल्ली के साथ दिक्कत है कि वो औद्योगिक राज्य नहीं है, इसलिए उसके पास ऑक्सीजन उठाने या ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता नहीं है। केंद्र सरकार इसमें दिल्ली की मदद कर रही है। इसके बाद कोर्ट में देश में ऑक्सीजन की कुल उपलब्धता पर बात हुई। नरेंद्र मोदी सरकार ने हलफनामे में कहा था कि इस समय देश में रोजाना 8400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा रहा है, जिसे बढ़ाया भी जाएगा। कोर्ट ने यह भी संज्ञान में लिया कि ऑक्सीजन का उत्पादन समस्या नहीं है, ट्रांसपोर्ट समस्या है। इसके बाद दिल्ली के ऑक्सीजन की स्थिति पर बात हुई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली सरकार इस समय रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांग रही है, लेकिन उसे 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मुहैया कराई जा रही है। केंद्र सरकार ने तर्क दिया कि ऐसा बातचीत के बाद किया गया। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक तरफ हम कहते हैं कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, फिर हम कहते हैं कि केंद्र सरकार की भी दिल्ली के लोगों के प्रति जिम्मेदारी है। अगर वो 700 मीट्रिक टन मांग रहे हैं तो उन्हें 700 मीट्रिक टन दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने आगे ये भी कहा कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो आज से लेकर सोमवार के बीच में 500 लोगों की मौत होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि केंद्र की एक खास जिम्मेदारी है। दिल्ली में पूरे देश से लोग आते हैं। भूल जाइए कि दिल्ली ऑक्सीजन उठा पाने में असफल है, लेकिन हमें जीवन बचाना है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि वो अधिकारियों से इस बाबत बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अब मई में होगी। तब तक सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो ध्यान दे कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिले। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी आज दिल्ली की ऑक्सीजन की किल्लत के मद्देनजर चर्चा हुई। आज ऑक्सीजन के सप्लायरों से बातचीत हुई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस समय एक दूसरे की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, हमें पैसे बनाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कोर्ट ने सप्लायरों से कहा कि प्लीज़ ध्यान दीजिए, ये लड़ाई नहीं है, युद्ध है, इसमें सभी को शामिल होना होगा। ऑक्सीजन सप्लायरों ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि हम ऑक्सीजन सप्लाई का पूरा आंकड़ा दिल्ली सरकार को मुहैया करा रहे हैं। दिल्ली सरकार के अधिकारी हमारे प्लांट पर हर समय मौजूद रहते हैं, हम उनसे सारी जानकारी साझा कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वो नोडल अधिकारियों और ऑक्सीजन रिफिल करने वाली एजेंसियों के साथ बात करे और ऑक्सीजन सप्लाई करने का चैनल विकसित करे। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों की ज़िंदगी बचाने में असफल रही है और इस परिस्थिति में हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। एक हाईकोर्ट से और भी खबर है। कोरोना मैनेजमेंट को लेकर आज मद्रास हाईकोर्ट ने भी सरकार को फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने अस्पताल, बेड और ऑक्सीजन के प्रबंधन के मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी और जस्टिस एस रामामूर्ति की बेंच ने सरकार से पूछा कि अप्रैल में ही सब काम करने की ज़रूरत क्या थी, 14 महीने से क्या कर रहे थे। यहाँ पर केंद्र की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आर शंकर नारायणन, उन्होंने कोर्ट से कहा कि कोरोना की दूसरी लहर अप्रत्याशित थी। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम किसी का सम्मान नहीं करना चाहते, लेकिन आप बताइए केंद्र सरकार इस दौरान किन विशेषज्ञों की सलाह ले रही थी। हमें तो अब तक एक भी कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जिसने कहा हो कि कोरोना के प्रति असावधान हो जाइए। इससे पहले 26 अप्रैल को मद्रास हाईकोर्ट ने अपनी मौखिक टिप्पणी में चुनाव आयोग को कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार बताया था। आयोग के अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा चलाए जाने की ऐसी चेतावनी भी दी थी। आज इस मामले में तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सत्यव्रत साहू ने कोर्ट में हलफनामा दायर किया, जिसमें चुनाव आयोग ने कहा कि वह कोर्ट की मौखिक टिप्पणियों के प्रकाशन से व्यथित है। इस तरह के प्रकाशन से आयोग के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। यह भी कहा कि कोर्ट की टिप्पणी की मीडिया रिपोर्टिंग के बाद एक चुनाव उपायुक्त के खिलाफ पुलिस शिकायत भी की गई, जिसमें हत्या का आरोप लगाया गया। चुनाव आयोग ने कहा कि इन मीडिया रपटों से चुनाव आयोग की स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में छवि को धूमिल किया गया है। न्यायालय की कार्रवाई जो रिकॉर्ड में दर्ज न हो, उसे किसी को भी रिपोर्ट करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आयोग के कहने का मतलब ये कि कोर्ट की मौखिक टिप्पणी मीडिया में आने से आयोग की छवि धूमिल हुई, इसलिए उसे रोका जाए। लेकिन अगर यही चुनाव आयोग कायदे से कोरोना गाइडलाइंस को लागू करवाने में सक्षम होता, विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखता, तो शायद इस तरह की अपील की नौबत नहीं आती।